हेलो टू ऑल, सभी को मेरी ओर से नमस्ते। वेलकम बैक इन दिस न्यू वीडियो एंड इन टुडेज़ वीडियो वी आर फर्दर गोइंग टू कवर द मॉडर्न पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। और आज की जो वीडियो है ये होने वाली है पार्ट 4 वीडियो ऑन द मॉडर्न पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करने वाले हैं 10 क्वेश्चंस। Before starting the video, I would like to share one quote with you that if you don't choose your sacrifices, then life will choose the sacrifices for you. तो अब आपको चूज़ करना है कि आपको सैक्रिफाइस करना है अपनी नींद को, अपने एंटरटेनमेंट को सैक्रिफाइस करके आपको पढ़ाई करनी है, या फिर यू वांट द लाइफ टू चूज़ द सैक्रिफाइसेस फॉर यू। तो ये आपका डिसीजन है, इट्स योर डिसीजन एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो अच्छे से पढ़ाई करो, खूब मेहनत करो। आज की वीडियो का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, D.H. लॉरेंस वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय हुम। तो D.H. लॉरेंस पे हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चंस किए थे सॉल्व, और हमें बताना है कि जो D.H. लॉरेंस है ना वो किन से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे, यानी कि उन पे किन का प्रभाव था। क्या वो सिगमंड फ्रायड का था, या फिर मार्क्स का, डार्विन, और इज़ इट अरिस्टोटल। सो द करेक्ट आंसर हेयर इज़ सिगमंड फ्रायड। तो जैसा कि हमने वर्क्स भी डिस्कस करे थे D.H. लॉरेंस के, एंड वी हैव डिस्कस्ड कि उनके साइको एनालिटिक फिक्शन वो लिखते थे, एंड देयर फॉर ही वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड कौन है? ही इज़ द फादर ऑफ साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजिस्ट का जब भी नाम पूछा जाए देन सिगमंड फ्रायड इज़ एट टॉप। उसके बाद और भी अदर साइकोलॉजिस्ट है, ऐसा नहीं है, बाकी भी हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स कौन है? कार्ल मार्क्स इज द पर्सन हु हैज़ रिटन दास कैपिटल। दास कैपिटल, और ये जर्मनी से बिलोंग करते थे। इन्हीं की वजह से कार्ल मार्क्स ही वही पर्सन है हु हैज़ एट्रीब्यूटेड द मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी, एंड मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी से डिराइव होती है कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, और उसका ही लीनियंट फॉर्म बोल देंगे, दैट इज़ सोशलिज्म या फिर सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। चार्ली ऑप्शन इज चार्ल्स डार्विन। ये है चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने एक बुक लिखी थी जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम ऑल्सो, एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1859। ईयर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ईयर को याद रखने का बहुत आसान तरीका है। 1857 में हमारा क्या हो रहा था? द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इंडिया का, यू कैन रिकॉल दैट। 1857 में +2 कर दो, दैट इज़ 1859, एंड 1859 इज़ द ईयर इन विच चार्ल्स डार्विन पब्लिशेज हिज वर्क विच इज़ टाइटल्ड एज ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, और इसका पूरा टाइटल भी एग्जाम में पूछा जाता है, दैट इज़ ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सेलेक्शन। तो ये नेचुरल सेलेक्शन की बात करते थे इन द प्रिजर्वेशन ऑफ द फेवर्ड रेसेस फॉर द स्ट्रगल्स ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ये याद आ जाएगा आपको, आप ऑप्शंस देखोगे तो याद आ जाएगा। चार्ल्स डार्विन 1859, बुक का क्या नाम है? ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। एरिस्टोटल का एक जो वर्क है दैट इज़ पोएटिक्स, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, सो यू हैव टू कीप दिस वर्क इन माइंड। सो D.H. लॉरेंस किन से इन्फ्लुएंस थे? ही वॉज बींग इन्फ्लुएंस्ड बाय सिगमंड फ्रायड, एंड ही रोट द वर्क्स which were called as psychoanalytical fiction. अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following novels of D.H. Lawrence has an autobiographical note? तो हमें बताना है इन चारों वर्क्स में से कौन सा वर्क है जो D.H. लॉरेंस ने लिखा है जिसके अंदर क्या है? ऑटोबायोग्राफिकल नोट है, यानी कि उनकी ऑटोबायोग्राफिकल अंडरटोन्स हमें देखने को मिलती हैं। इस क्वेश्चन का हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ सन्स एंड लवर्स। ये वाला जो वर्क है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, नॉट वेरी वेरी वेरी। सन्स एंड लवर्स की स्टोरी हमने पिछले वाले में डिस्कस करी थी कि जो D.H. लॉरेंस थे उनका कुछ ज़्यादा ही लगाव था अपनी मदर के प्रति, एंड देयरफॉर यू विल सी द थीम ऑफ इडिपस कॉम्प्लेक्स। इडिपस कॉम्प्लेक्स, एंड जो सन्स एंड लवर्स में जो हमने देखा था इसका प्रोटोगेनिस्ट कौन था? ही वॉज पॉल मॉरल। पॉल मॉरल, और इसकी जो मम्मी थी उसका क्या नाम था? जर्ट्रूड। तो ये कैरेक्टर्स आपको याद रखने हैं, इडिपस कॉम्प्लेक्स, पॉल मॉरल, जर्ट्रूड, सन्स एंड लवर्स, इन विच द सन हु इज D.H. लॉरेंस इज emotionally connected to his mother and he is unable to make relations with any other woman out there. बाकी ऑप्शंस डिस्कस करते हैं। द वाइट पीकॉक। द वाइट पीकॉक की क्या स्टोरी है? इसके अंदर एक लेज़ली नाम की लड़की है, द नेम इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, लेज़ली नाम की लड़की है। शी इज़ सेक्शुअली ड्रॉन टू अनदर मैन बट शी इज़ मैरिड टू सम अदर मैन। तो उसने शादी तो किसी और से कर रखी है, दैट इज शी इज़ मैरिड टू सम अदर मैन बट शी इज़ सेक्शुअली ड्रॉन टू सम अदर मैन। तो ये है इसकी स्टोरी द वाइट पीकॉक, और इसमें जो वाइट पीकॉक है इट इज़ अ सिंबल ऑफ ब्यूटी, फ्रीडम एंड द प्योरिटी ऑफ स्पिरिट। चार्ली ऑप्शन इज द ट्रेसपासर। द ट्रेसपासर की हमने स्टोरी पिछले वाले वीडियो में भी डिस्कस करी थी, दैट इट इज़ बेस्ड ऑन द थीम ऑफ एडल्ट्री।
एंड लास्ट ऑप्शन इज मिस्टर नून। मिस्टर नून वर्क भी D.H. लॉरेंस ने ही लिखा है, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट वर्क। ये जो नोवेल है मिस्टर नून, इट इज़ एन अनफिनिश्ड नोवेल विच टॉक्स अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन D.H. लॉरेंस एंड हिज वाइफ फ्रीडा। उनकी एक पत्नी थी फ्रीडा, और उनके और D.H. लॉरेंस के जो संबंध है, दैट इज़ द रिलेशन बिटवीन D.H. लॉरेंस एंड हिज वाइफ फ्रीडा हैज़ बीन डिस्कस्ड इन द नोवेल मिस्टर नून। तो रिमेंबर दैट कि जो वाइट पीकॉक है, सन्स एंड लवर्स है, ट्रेसपासर है एंड मिस्टर नून, ऑल दीज 4 नोवेल्स, दीज आर रिटन बाय होम? दीज आर रिटन बाय D.H. लॉरेंस। और ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल कौन सा है? सन्स एंड लवर्स, विच टॉक्स ऑन द थीम ऑफ एडिपस कॉम्प्लेक्स। पॉल मॉरल हीरो है एंड जर्ट्रूड इज हिज मदर। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क ऑफ D.H. लॉरेंस। तो हमें यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा जो वर्क है वो नहीं लिखा गया है D.H. लॉरेंस के द्वारा। सो दिस इज वॉट वी हैव टू टेल। अब द रेनबो जो वर्क है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस वर्क, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। सो द रेनबो इज अ वर्क विच इज रिटन बाय D.H. लॉरेंस, which talked about the 3 generations from the Brang-Wagon family. It is very important for you to learn. Brang-Wagon family में है, and an important character that you have to keep in mind is of Ursula. Ursula एक लड़की है, ठीक है, तो you have to keep her in your mind. एंड ब्रैंगवन फैमिली की 3 जनरेशन्स के बारे में बात होती है द रेनबो, और हमने इसका सीक्वल भी देखा था, दैट वाज टाइटल्ड एज वुमेन इन लव। अब बाकी ऑप्शंस देखते हैं। अब अल्फा ऑप्शन जो है द प्रशियन ऑफिसर, ये जो है ये इसके अंदर है कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, और ये वर्क भी D.H. लॉरेंस ने ही लिखा है। सो देयर फॉर अल्फा इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट आंसर। कमिंग ऑन टू द चार्ली ऑप्शन, द कैप्टन्स डॉल। द कैप्टन्स डॉल जो है, दिस इज ऑल्सो अ शॉर्ट स्टोरी, या फिर आप इसको बोल दो कि नोवेला है। नोवेला क्या होता है? विच इज़ शॉर्टर देन अ नोवेल। नोवेल से छोटा है और हल्का सा शॉर्ट स्टोरी से बड़ा है थोड़ा सा, तो इट इज़ सॉर्ट ऑफ नोवेला। द कैप्टन्स डॉल, द प्लॉट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, और ये वाला जो कैप्टन्स डॉल है ये भी D.H. लॉरेंस ने ही लिखा है। और हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज डेल्टा ऑप्शन, टाइटल्ड एज बिटवीन द एक्ट्स। बिटवीन द एक्ट्स इज अ वर्क विच इज रिटन बाय वर्जीनिया वुल्फ। वर्जीनिया वुल्फ जिन्होंने लाइट हाउस वाला वर्क लिखा है, एंड वी हैव ऑल्सो सीन कि उन्होंने बहुत सारे वर्क ऑफ क्रिटिसिज्म भी उनके इक्वली इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल अ रूम ऑफ वंस ओन, मिसेस डेलो भी उनका एक नोवेल है। सो यू हैव टू लर्न ऑल दैट वर्जीनिया वुल्फ। तो बिटवीन द एक्ट्स जो वर्क है ना, ये वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा लिखा गया है, तो देयर फॉर बिटवीन द एक्ट्स इज द करेक्ट आंसर। तो यू हैव टू जस्ट कीप इन माइंड कि देखो द रेनबो तो आपको याद रह जाएगा, क्योंकि इसका तो आपको स्टोरी, प्लॉट, ब्रैंगवन फैमिली, उर्सुला कैरेक्टर, ये सब याद रखना है। सीक्वल भी याद रखना है, वुमेन इन लव। प्रशियन ऑफिसर का ना प्लॉट वगैरह तो दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट प्रशियन ऑफिसर याद रखना है कि D.H. लॉरेंस ने लिखा है, एंड द कैप्टन्स डॉल इज ऑल्सो वर्क विच इज़ रिटन बाय D.H. लॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रेज रिलीजन ऑफ द ब्लड इज एसोसिएटेड विद होम। तो यहाँ पर एक फ्रेज़ दिया गया है दैट इज़ रिलीजन ऑफ ब्लड, एंड वी हैव टू टेल कि जो ये रिलीजन ऑफ ब्लड जो फ्रेज़ है ना, ये किन्होंने बोला है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ D.H. लॉरेंस। हमने देखा था पहले भी कि जो D.H. लॉरेंस है, ही हैज़ ऑल्सो सेड वन अदर स्टेटमेंट दैट वॉज ऑल आई वॉन्ट इज़ टू आंसर माई ब्लड डायरेक्ट। सो यू कैन रिमेंबर दैट, पिछला क्वेश्चन था कुछ पिछली वाले वीडियोज़ में, और यहाँ पर वो बोलते हैं रिलीजन ऑफ ब्लड, तो वो ब्लड वगैरह पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि वो बहुत ही एंटी मटीरियलिस्टिक इन नेचर है, एंटी ओवर इंटेलेक्ट हैं। बोलते हैं कि ज़्यादा अपने दिमाग का इस्तेमाल मत करो, अपना इंट्यूशन और अपना इमोटिव पावर को जागरूक रखो। सो दिस इज़ ऑल व्हाट ही वांट्स टू से, कि ज़्यादा मटीरियलिस्टिक मत हो, क्योंकि जब D.H. लॉरेंस लिख रहे थे तो देयर वाज राइज इन अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो बहुत पॉल्यूशन हो रहा था, तो इसीलिए वो बोलते हैं कि ऑल दिस हैज़ बीन द रिजल्ट ऑफ ओवर इंटेलेक्ट ऑफ द पीपल, एंड देयरफॉर ही वाज अगेंस्ट दैट ओवर इंटेलेक्ट। सो लेट अस रिवाइज वंस अगेन, रिलीजन ऑफ द ब्लड फ्रेज किन्होंने बोला है? इट इज़ बीइंग सेड बाय D.H. लॉरेंस। वर्जीनिया वुल्फ, E.M. फॉस्टर एंड जेम्स जॉयस, तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं, एंड वी विल लुक एट द वर्क्स ऑफ दीज राइटर्स रिस्पेक्टिवली इन द कमिंग वीडियोज़। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि लॉरेंस अनाउंस्ड इन वन ऑफ हिज एसेज दैट द नोवेलिस्ट इज सुपीरियर टू द सेंट, द पोएट, द फिलोसफर एंड द साइंटिस्ट। अब ये क्या बोल रहे हैं कि जो D.H. लॉरेंस है ना, वो क्या बोलते हैं कि जो नोवेलिस्ट है ना, नोवेलिस्ट कि जो नोवेलिस्ट है वो सुपीरियर है टू द सेंट, सेंट, पोएट, पोएट के भी ज़्यादा सुपीरियर है, फिलोसफर से भी ज़्यादा सुपीरियर नोवेलिस्ट को बोला है, एंड साइंटिस्ट। और वो पूछ रहे हैं कि ये जो बात है ना, ये उन्होंने कौन से ऐसे में बोली है। दिस इज़ ऑल व्हाट वी हैव टू टेल इन दिस आंसर। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन यू कैन से, बट अब क्वेश्चन आया है, एंड दिस इज़ अ प्रोबेबल क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन पेपर में भी आपको देखने को मिल सकता है।
तो जस्ट लर्न इट कि कौन से ऐसे में लॉरेंस नोवेलिस्ट को सुपीरियर बोलते हैं टू द सेंट, टू द पोएट, टू द फिलोसफर, टू द साइंटिस्ट. द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वाई द नोवेल मैटर्स. वाई द नोवेल मैटर्स. ओके, सो दिस इज़ एन ऐसे. ये एक ऐसे है जो कि D.H. लॉरेंस ने लिखा है, वाई द नोवेल मैटर्स. इसमें वो बताते हैं कि जो नोवेल है एग्जैक्टली वो क्यों हमें फ़र्क पड़ता है नोवेल से. सो वाई द नोवेल मैटर्स. एंड मोर ओवर ही ऑल्सो सेज इन दिस पर्टिकुलर ऐसे दैट की जो लाइफ है ना, लाइफ इट सेल्फ इज़ द रीज़न फॉर लिविंग. हमें और कोई रीज़न नहीं चाहिए होता है टू लिव आवर लाइफ, बट the mere life that is there, it is the reason itself for us to live. Okay, let us look at the alpha option, surgery for a novel or a bomb. ये क्या है? This is an essay which is talks about the future of novels, कि जो novels हैं उनका future कैसा रहेगा. So this is what all is the subject matter, surgery for a novel or a bomb, और ये D.H. लॉरेंस ने ही लिखा है. बीटा ऑप्शन है द मैन हु डाइड. द मैन हु डाइड क्या है? इट इज़ अ नोवेल विच टॉक्स अबाउट द थीम ऑफ क्राइस्ट रिसरेक्शन. जब क्राइस्ट ने किस तरीके से स्ट्रगल किया था एंड ऑल हिज पेन्स हैज़ बीन डिपिक्टेड इन द वर्क द मैन हु डाइड. तो ये द मैन हु डाइड, मैन कौन है? ये हमारे जीसस क्राइस्ट को रेफर करते हैं. सो द मैन हु डाइड. And recently also you can see a novel which is titled with the same name, The Man Who Died, लेकिन उनका जो writer है that is a different person. But here you will say that The Man Who Died is written by D.H. Lawrence which talks about Christ. Victorian prose जैसा कुछ भी work नहीं है उनका. So this is the answer. Let us revise once again. Novelist superior बोला है to the saint, poet, philosopher and the scientist. In the work Why the Novel Matters, which is an essay, and he says that जो life है it is itself is the reason for living. Which one of the following is not a quality of Maserfield's poem The Everlasting Mercy? तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, दैट इज़ यू हैव टू लर्न कि पोएम है द एवरलास्टिंग मर्सी. ये इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम है, जॉन मैसरफील्ड की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम है विच इज़ टाइटल्ड एज द एवरलास्टिंग मर्सी. एंड वी हैव टू टेल इन दिस क्वेश्चन कि इन चारों में से कौन सी जो थीम है ना वो नहीं है इस पोएम की, द एवरलास्टिंग मर्सी की. अब जो ये पोएम है द एवरलास्टिंग मर्सी, इट टॉक्स अबाउट कन्फेशंस ऑफ अ मैन. एक मैन है, ठीक है, उसके कन्फेशंस हैं. वो पहले बहुत ज़्यादा पापी इंसान था, दुष्ट इंसान था एकदम. तो ही हाउ दैट मैन हैज़ टर्न्ड हिमसेल्फ फ्रॉम सिन टू क्रिश्चियनिटी. जा करके वो क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट कर लेता है. तो कैसे वो पापी इंसान अपने पापों को त्याग देता है, छोड़ देता है. सो दैट इज़ व्हाट द पोएम टॉक्स अबाउट. एंड दिस पोएम हैज़ यूज्ड वेरी मच हार्श लैंग्वेज. बहुत ही ज़्यादा सख्त लैंग्वेज यूज़ करी गई है, हार्श लैंग्वेज है इसके अंदर. एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल वन लाइन फ्रॉम दिस पोएम, दैट इज़ ओ लॉर्ड द सिन डन फॉर थिंग्स देयर इज़ मनी इन. ठीक है, सो दिस इज़ द लाइन, ओ लॉर्ड द सिन डन फॉर थिंग्स देयर इज़ मनी इन. So this is very important line from the poem The Everlasting Mercy written by John Masefield. इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्टिमिज्म. ऑप्टिमिज्म की थीम इसमें नहीं देखने को मिलती है. यू विल सी लॉट ऑफ वॉयलेंस. मैंने बताया ना हार्श लैंग्वेज है तो वॉयलेंस है, क्रूडनेस है, एकदम ऐसा क्रूड लैंग्वेज है, कोई ऐसा सजावटी लैंग्वेज नहीं यूज़ करी है. जो बोलना चाहते हैं दैट ही हैज सेड इन अ क्रूड लैंग्वेज एंड इट इज़ वेरी मच रियलिस्टिक इन नेचर, है ना. सो हेंस द आंसर इज ऑप्टिमिज्म. चार्ली ऑप्शन ऑप्टिमिज्म थीम नहीं है. बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है एंड यू हैव टू कीप दिस पोएम इन योर माइंड कि दिस इज़ अ पोएम विच इज़ रिटन बाय जॉन मैसाफील्ड विच टॉक्स अबाउट अ पर्सन हु हैज़ टर्न्ड फ्रॉम द सिन टू क्रिश्चियनिटी एंड वेरी हार्श लैंग्वेज इज यूज्ड इन दिस पोएम. Let us come to the next question. Which work of John Masefield betrays the wonder and magic of the sea? So you have to tell कि कौन सा वर्क है जॉन मैसाफील्ड का जो क्या करता है, इट बेट्रेज द वंडर एज वेल एज द मैजिक ऑफ द सी. हमने देखा था कि जो जॉन मैसाफील्ड है वो सी पोएट थे. अब इसके ऑप्शंस वी विल स्टडी. अल्फा ऑप्शन इज़ द विडो ऑफ बाय स्ट्रीट. सबसे पहले देखो आपको ना सारे ये जो चारों वर्क्स हैं ना, ये चारों के चारों वर्क ना जॉन मैसाफील्ड ने लिखे हैं. अब ये थोड़े से वैसे वर्क्स हैं कि दे आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, लेकिन अब इधर पूछ दिया है सो वी हैव टू लर्न इट. वी विल ट्राई टू लर्न इट. कोई बात नहीं अगर भूल जाएंगे, सो दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ प्रॉब्लम, बट जितना याद हो सकता है हम कोशिश करेंगे क्योंकि वो क्वेश्चन में है. अब सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ द विडो ऑफ द बाय स्ट्रीट. इसके अंदर क्या स्टोरी है कि एक विडो है, उसका जो बेटा है उसने किसी का मर्डर कर दिया है, अब उसको चढ़ा दी गई है फांसी, उसको फांसी की सज़ा मिली है. सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ द विडो इन द बाय स्ट्रीट. इट्स अ पोएम. द डेफोडिल फील्ड्स में वो इंग्लैंड की ब्यूटी को दर्शाते हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो पोएम. बहुत सारे पोएम्स है उसके अंदर. डॉबर क्या है, इट इज़ ऑल्सो पोएम. एंड लॉलिंगटन डाउन्स, दिस इज़ ऑल्सो पोएम. तो ये चारों की चारों वर्क्स हैं विच इज़ रिटन बाय जॉन मैसाफील्ड.
एंड यू विल टेल मी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हु इज़ नॉट अ वॉर पोएट। तो हमें बताना है इन चारों में से कौन से हैं जो कि वॉर पोएट ग्रुप से बिलोंग नहीं करते हैं। सो वी विल लुक एट दी ऑप्शंस। अब इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ जॉन मैसरफील्ड। जो जॉन मैसरफील्ड थे वो सी के ऊपर लिखते थे, तो ही यूज्ड सी एज अ थीम इन हिज poems and he is also known as sea poet. तो he was not a war poet, so hence the correct answer is John Masefield. अब आपको war poets के नाम भी याद होने चाहिए हैं, and the first name in that is Rupert Brooke, फिर है Sigmund Sassoon and Wilfred Owen. So you have to learn the name of these three persons because these are the war poets. And John Masefield को याद रखना है as a sea poet, so therefore he was not a war poet. Next question is, John Masefield was made the poet laureate in which year? So we have to tell that John Masefield जो थे उनको poet laureate कौन से year में बनाया गया था। What is this poet laureate? Poet laureate क्या होता है? Poet laureate is a position which is being granted, appointed by the government of the इंग्लैंड और सम अदर गवर्नमेंट्स ऑल्सो वी कैन टॉक अबाउट, बट यहाँ पर जो जॉन मैसरफील्ड की बात हो रही है तो वो इंग्लैंड ने इसको पोएट लॉरेट के तौर पे अपॉइंट किया था। तो जो पोएट लॉरेट होता था एक पोजीशन है जिसपे कि आपको बोल दिया जाएगा अच्छा यू आर द पोएट लॉरेट, और जब भी कोई फंक्शन वगैरह होगा तो उनको काम दे दिया कि भाई आप लिखोगे पोएम्स, आप ही लिखोगे कुछ कुछ अच्छी अच्छी लाइन्स और हम वही गाएंगे। सो दैट वॉज द रोल, और उसके बदले में उनको पैसे दिए जाते थे। सो जॉन मैसरफील्ड जो थे ही वॉज मेड द पोएट लॉरेट इन द ईयर 1930। सो यू हैव टू लर्न दिस। 1930 में जॉन मैसरफील्ड को पोएट लॉरेट बनाया गया था, और जॉन मैसरफील्ड से जो पहले पोएट लॉरेट थे दैट वॉज रॉबर्ट ब्रिजेस। रॉबर्ट ब्रिजेस, इनका भी नाम याद रखना है। और जॉन मैसरफील्ड का आपको पता हो गया कि भाई 1913 में जॉन मैसरफील्ड वॉज अपॉइंटेड एज पोएट लॉरेट। अब आपको मुझे बताना है कि हु वाज द फर्स्ट ऑफिशियल पोएट लॉरेट। पोएट लॉरेट, एक तो पहले पोएट लॉरेट बने थे वो तो थे हमारे बेन जॉनसन। बेन जॉनसन, ठीक है, वो हमारे फर्स्ट थे, लेकिन वो अनऑफिशियल थे, उनको बस ऐसे बना दिया गया था इन द ईयर 1616। तो 1616 में उनको बना दिया गया था, बट वो ऑफिशियल नहीं थे। अब जो पहले ऑफिशियल पोएट लॉरेट बने थे ना इंग्लैंड के, दैट वाज इन द ईयर 1668 एंड ही वाज द पर्सन विद द नेम जॉन ड्राइडन। तो जॉन ड्राइडन बने थे। देखो बी पहले आता है एंड जे बाद में आता है, तो बेन जॉनसन तो बन गए थे अनऑफिशियली। लेकिन इफ द क्वेश्चन कम्स एंड दे आस्क कि फर्स्ट ऑफिशियल पोएट लॉरेट कौन थे, देन यू हैव टू टेल दैट जॉन ड्राइडन वॉज द पर्सन इन द ईयर 1668। लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज़ नॉट अ नोवेल बाय जॉन मैसरफील्ड। तो हमें बताना है इन चारों में से कौन सा नोवेल नहीं है जो कि जॉन मैसरफील्ड ने लिखा है, राइट। सो लेट अस लुक एट द ऑप्शंस। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है ये वाला थोड़ा, क्योंकि सारे नाम ऐसे हैं कि दे आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट वर्क्स एंड वी हैव टू टेल कि कौन सा है जो इनमें से नोवेल नहीं है। अब देखो जो सार्ड हार्कर है, दिस इज़ अ एडवेंचर नोवेल। ये है हमारा एडवेंचर नोवेल जो कि जॉन मैसरफील्ड ने ही लिखा है, विच टॉक्स अबाउट अ नेशन विच इज़ कॉल्ड एज सेंटा बारबारा। एक फिक्शनल टाउन है सेंटा बारबारा, उसके बारे में बात करता है सार्ड हार्कर। तो व्हाट यू हैव टू लर्न कि जो सार्ड हार्कर है नोवेल है किन्होंने लिखा है, जॉन मैसरफील्ड ने लिखा है, एंड इट इज़ एन एडवेंचर नोवेल। नेक्स्ट हमारा देखो चार्ली ऑप्शन है ODTAA। तो ये कोई नाम नहीं है, ये एक फुल फॉर्म को शॉर्ट में करके लिख दिया है उन्होंने, ODTAA, एंड इट स्टैंड्स फॉर वन डैम थिंग आफ्टर अनदर। तो इसकी जो फुल फॉर्म है दैट इज़ वन डैम थिंग आफ्टर अनदर, और ये 1926 में आया था। और ये जो नोवेल है इसकी फुल फॉर्म देखो पता चल गया आपको, वन डैम थिंग आफ्टर अनदर, एंड दिस नोवेल इज ऑल्सो बेस्ड ऑन सेंटा बारबारा। जो सार्ड हार्कर था ना वो भी सेंटा बारबारा के अराउंड रिवॉल्व करता है, एंड दिस ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द प्लेस, फिक्शनल प्लेस है सेंटा बारबारा। अब हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ एल्फा ऑप्शन। देखो द ट्रेजेडी ऑफ नन, इट इज़ नॉट नन, इट इज़ NAN, इसको करेक्ट करना है, NAN है ये, नन नहीं है। द ट्रेजेडी ऑफ नैन क्या है, ये एक प्ले है, इट इज़ अ प्ले विच इज़ रिटन बाय जॉन मैसरफील्ड। लिखा तो जॉन मैसरफील्ड ने ही है, बस डिफरेंस इतना है कि भाई ये नोवेल नहीं है, ये एक प्ले है। कितना मुश्किल क्वेश्चन इन्होंने बनाया है। सो द ट्रेजेडी ऑफ नैन इज़ द करेक्ट आंसर है, बट हम क्वेश्चन से ही लर्न करेंगे सो दैट वी डोंट कमिट द सेम मिस्टेक अगेन इन द एग्जाम। लेट अस रिवाइज वंस अगेन। जो सार्ड हार्कर वर्क है इट इज़ रिटन बाय जॉन मैसरफील्ड, नोवेल है विच इज़ एन एडवेंचर नोवेल, एंड ODTAA दैट स्टैंड्स फॉर वन डैम थिंग आफ्टर अनदर, वन डैम थिंग आफ्टर अनदर,
इज़ ऑल्सो नोवेल विच इज़ रिटन बाय जॉन मैसाफील्ड। और जो ट्रेजेडी ऑफ नैन है, इट इज़ अ प्ले। जाने से पहले जो शुरू में बात बोली थी उसको फिर से दोहराना है और इस बार आप लोगों को मेरे साथ बोलना है दैट इफ़ यू डोंट चूज़ योर सैक्रिफाइसेस देन लाइफ विल चूज़ द सैक्रिफाइसेस फॉर यू एंड नाउ इट इज़ योर डिसीजन कि you want the life to choose the sacrifices for you or you yourself want to choose the sacrifices for yourself, right? So that is your choice and everything is in your hands. Keep doing exercise because बहुत ज़रूरी है. Physical health deteriorates एंड इम्पैक्ट्स योर मेंटल हेल्थ टू। तो अगर फिजिकली बॉडी डैमेज होगी तो दिमाग से नहीं याद हो पाएगा, बहुत हैम्पर होता है। इवन द क्लाइमेट चेंज दैट इज़ हैपनिंग, उससे भी बहुत ज़्यादा हमारा जो दिमाग है वो प्रभावित होता है। और बहुत सारा पानी पियो क्योंकि बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो रही है, मतलब एक्सट्रीम ही गर्मी हो गई है इतनी जल्दी मई में ही। So keep doing exercise and drink a lot of water. Goodbye to all. I will meet you with 10 more questions in the next quiz.